हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीपीजीडी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ ही समाजशास्त्र के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एंड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी ये कॉम्बो ऑफर अभी चल रहा है जिसमें कुछ छूट दी गई है। एंड अगर आप सिंगल से अगर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट या पीजीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। बात की जाए जीआईसी के लिए तो जीआईसी का प्रैक्टिस सेट को लेकर यहाँ पर कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें आपका जो कॉमन पेपर है जीएस का और साथ में आपका सब्जेक्ट सोशोलॉजी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सिंगल भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और कॉम्बो ऑफर में अगर समाजशास्त्र के साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे कॉम्बो ऑफर में आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। जीडीसी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आ चुका है समाजशास्त्र का, जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यहाँ पर जीके का भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। एंड यूजीसी नेट के लिए आप सभी कह रहे थे तो ये भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एमपी सेट एंड पीजीटी का भी प्रैक्टिस सेट आपको एमपी सेट और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, एक इन्फॉर्मेशन ये भी देनी थी कि आप में से बहुत से बच्चे कह रहे थे थिंकर्स को लेकर समाजशास्त्र के नोट्स के लिए, ठीक है। समाजशास्त्र के जो प्रमुख समाजशास्त्री विचारक हैं इनके नोट्स के लिए आप सभी बहुत से बच्चे कह रहे थे, तो ये नोट्स आ चुके हैं। ये अभी कल ही तैयार हुए हैं, तो आप में से जितने भी बच्चे चाहते हैं ये लेना तो आप ले सकते हैं। कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया है कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं। विकल्प यहाँ पर देखिए, एच मैन, एच स्पेंसर, एच हाइमन, हॉबल यहाँ पर हैं। इनमें से किस समाजशास्त्री का यह विचार है, यह तर्क है कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हेनरी मैन है, ठीक है। हेनरी मैन है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी मैन ने समाज के 2 प्रकार बताए थे, ठीक है। हेनरी मैन ने समाज के 2 प्रकार बताए थे। यहाँ पर एक इन्होंने परिस्थिति समाज बताया था और दूसरा संविदा समाज बताया था, ठीक है। परिस्थिति समाज और दूसरा इन्होंने संविदा समाज बताया था। परिस्थिति समाज में ये प्रदत्त परिस्थिति की बात करते हैं और संविदा समाज में ये अर्जित परिस्थिति की बात करते हैं, ठीक है। अर्जित परिस्थिति की बात करते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, परिस्थिति समाज व संविदा समाज का हेनरी मैन का हो जाएगा। अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं तो इन्होंने 2 तरह के समाज की बात की थी, सैनिक या शिकारी समाज, ठीक है। सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा क्या हो जाएगा, औद्योगिक समाज। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, औद्योगिक समाज हो जाएगा। हाइमन की अगर हम बात करते हैं तो हाइमन ने सबसे पहले संदर्भ समूह की बात की थी, ठीक है। संदर्भ समूह की बात या ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था, हाइमन के द्वारा दिया गया था। हॉबल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हॉबल ने संस्कृति को क्या कहा था, संस्कृति अनोखी प्रघटना है। संस्कृति अनोखी प्रघटना है, ये किसका कहना था, हॉबल का कहना था। संस्कृति अनोखी प्रघटना है और इनकी पुस्तक है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है जो कि 1949 में आती है। इंपॉर्टेंट इसे याद रखेंगे आप, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। 1949 में ये इनकी पुस्तक आती है। इन्होंने कहा था संस्कृति अनोखी प्रघटना है, संस्कृति को सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग बताया था। संस्कृति व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, संस्कृति अनोखी
प्रघटना है, किसका कहना है, हॉबल का कहना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, हर्बर्ट जिगिंस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियां प्रस्तावित करते हैं, निम्न में से कौन सी एक उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं की गई है। देखिए ऑप्शंस में यहाँ पर निर्जातीय, शहरी, वंचित, फंसे हुए और सर्वदेशस यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ पर नृजातीय शहरी होगा। ठीक है, नृजातीय शहरी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने यहाँ तर्क दिया कि हरित क्रांति के बाद कृषि व्यवस्था में संबद्ध श्रमिक बहुत हद तक संगठित क्षेत्र के स्थायी रोजगार की तरह ही था। विकल्प देख लीजिए, पॉल ब्रास, GM भल्ला, ए रुद्र, जे मोहन राव। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट क्या होगा, बताएं सभी। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर ए रुद्र होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। और हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग है। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग है हरित क्रांति के जनक। और भारतीय हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाता है तो स्वामीनाथन। केवल हरित क्रांति का पूछा जा रहा है तो यहाँ पर नॉर्मन ई बोरलॉग होगा और भारतीय हरित क्रांति जनक बोला गया है। ठीक है, अगर ये इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो स्वामीनाथन, ये आप याद रखेंगे। इस हरित क्रांति से जुड़ा हुआ जो इस तरह से कॉन्सेप्ट है कि किसके द्वारा दिया गया, ये इसके जनक कौन थे, इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण दिया। बताएं, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शंस में MN श्रीनिवास, SC दुबे, मैके मेरिट, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर दिया गया। आप सभी जानते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड ने परंपरा के कितने प्रकार बताए। रॉबर्ट रेडफील्ड ने परंपरा के 2 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने लघु परंपरा बताया था और दूसरे जो परंपरा की बात की थी ये दीर्घ परंपरा थी। ठीक है, या वृहद परंपरा। तो परंपरा 2 तरह की होती है, लघु और दीर्घ परंपरा। ये बात किसकी द्वारा कही गई है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कही गई थी। और हालांकि श्यामाचरण दुबे ने इस बात का खंडन किया, उन्होंने आलोचना की कि समाज में हालांकि स्पेशली भारतीय समाज के संदर्भ में यह कहना गलत है, उनकी अवधारणा सही नहीं है कि यहाँ पर परंपराएं 2 तरह की होती हैं। और उन्होंने बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उन्होंने बहुल परंपरा की बात की थी। और बहुल परंपरा में कितने तरह की परंपराओं की बात की थी, 6 तरह की परंपराओं की बात की थी। 6 प्रकार बताए थे परंपराओं के। पहले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय परंपरा आ जाएगी। ठीक है, पहली परंपरा कौन सी हो जाएगी, राष्ट्रीय परंपरा हो जाएगी। दूसरी परंपरा यहाँ पर शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी। ठीक है, दूसरी परंपरा यहाँ पर क्या होगी, शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी। तीसरी परंपरा की अगर हम बात करें तो ये स्थानीय परंपरा है। ठीक है, स्थानीय परंपरा हो जाएगी। चौथी परंपरा स्थानीय उप सांस्कृतिक है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी। और यहाँ पर 5वीं हो जाएगी प्रादेशिक परंपरा, प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी। और 6ठी परंपरा यहाँ पर क्या हो जाएगी, पश्चिमी परंपरा। ठीक है, पश्चिमी परंपरा हो जाएगी। तो ये 6 तरह की जो परंपराएं हैं किसके द्वारा बताई गई हैं, SC दुबे के द्वारा बताई गई हैं। एंड प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, बहुल परंपरा, ये 6 स्टेटमेंट इस तरह से कुछ प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो उसमें आपको देखना होगा। एंड दूसरा, इनके द्वारा जो परंपराओं की जो बात की गई है, 6 तरह की जो परंपराएं बताई गई हैं, उनमें से किस परंपराओं की बात दुबे द्वारा की गई है या किस परंपरा की बात दुबे ने नहीं की है, कुछ इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इन्हें आपको ये जो 6 तरह की जो परंपराएं हैं आपको याद कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है यहाँ पर MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, SC दुबे, D पोकाक। बताए, सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। यहाँ पर सही क्या होगा,
यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही होगा योगेंद्र सिंह। ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, योगेंद्र सिंह की बात करें तो इन्होंने संस्कृतिकरण को क्या बताया था, कैसी प्रक्रिया है संस्कृतिकरण, अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है। और साथ में इनका याद रखेंगे आप, विचारधारा ग्रहण करने की। ठीक है, विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ये किसके द्वारा कहा गया है, संस्कृतिकरण के बारे में योगेंद्र सिंह के द्वारा ये बात कही गई है। और इनकी अगर हम कुछ पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं तो जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, ये हो जाएगी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन हो जाएगी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करके एक पुस्तक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, चेंज इन इंडिया। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया ये हो जाएगी। इसके अलावा आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी। ठीक है, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी हो जाएगी। कल्चर चेंज इन इंडिया है। ठीक है, कल्चर चेंज इन इंडिया। ठीक है, कल्चर चेंज इन इंडिया हो जाएगी। द सोशोलॉजी ऑफ कल्चर, द सोशोलॉजी ऑफ कल्चर है। ठीक है, सोशल चेंज इन इंडिया। ठीक है, तो नहीं, ठीक है, नहीं है, सोशल चेंज इन इंडिया। इन सभी को आप याद रखेंगे, सारी बुक्स हैं जो कि योगेंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, सोशल चेंज इन इंडिया। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी, कल्चर चेंज इन इंडिया, द सोशोलॉजी ऑफ कल्चर, सोशल चेंज इन इंडिया। ये सारी बुक्स हैं। ठीक है, योगेंद्र सिंह की। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नृजातीयता से तात्पर्य है, ऑप्शन है अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, वंशानुगत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, वंशागत राजनीतिक स्थिति एवं अर्जित आर्थिक विशेषता, वंशागत एवं अर्जित सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषता। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट क्या होगा, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर वंशानुगत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता होगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है या इंगित करता है। ऑप्शन है विद्यमान संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, विद्यमान संरचना में आंशिक परिवर्तन, या फिर संरचनात्मक तत्वों में नाम मात्र का परिवर्तन। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। मार्क्सवादी सिद्धांत मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, बताएं। कौन सा सही होगा यहाँ पर, बताएं यहाँ पर क्या होगा, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। ठीक है, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। और सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, सोरोकिन के द्वारा दिया गया है।
चुनौती प्रत्युत्तर, सामाजिक परिवर्तन का चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसका है? टॉयनबी के द्वारा दिया गया है। और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पेरेटो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, सिद्धांत से जुड़े हुए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं गैरी स्लीपर। और देखिए एक यहाँ पर बात याद रखेंगे आप कि जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, सोशल चेंज की बात करते हैं, तो किसे हम किस परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, या अगर हम कह लें कि सामाजिक परिवर्तन किस पक्षों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो 3 पक्षों को यह मूल रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, या अगर हम कहें कि सामाजिक परिवर्तन को जब हम पहचानने की अगर हम बात करें कि किस परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, तो ये हमें 3 पक्षों में देखना चाहिए। एक तो सामूहिक व्यवहारों में परिवर्तन, ठीक है, एक क्या हो जाएगा? सामूहिक व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा क्या होगा? संस्कृति में हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? संस्कृति, कल्चर में। और तीसरा हो जाएगा सामाजिक संरचना में। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर में हो जाएगा। तो ये इन तीनों में अगर हमें 3 पक्षों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन ये इन 3 पक्षों को प्रभावित करता है: सामूहिक व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन और संस्कृति में परिवर्तन। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, गैरी स्लीपर और स्टीव टॉप्स ने निम्न का अध्ययन किया। इनमें से किसका? सफेद पोशी अपराध, साइबर अपराध, कॉर्पोरेट अपराध, संगठित अपराध। सफेद पोशी अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, ये इसकी बात किसके द्वारा की गई थी? इसके कौन जनक है? सदरलैंड है। कौन है? सदरलैंड है। सदरलैंड के द्वारा दिया गया है। उच्च प्रस्थिति प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा जब कानून विरोधी कार्य किया जाता है, ठीक है, या कोई अपराध किया जाता है, तो ऐसे अपराध को हम क्या कहते हैं? सफेद पोश अपराध कहते हैं। चलिए यहाँ पर बताएं, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कॉर्पोरेट अपराध होगा। ठीक है, कॉर्पोरेट अपराध होगा। निगम या अगर हम कहें कि कंपनी के जो काम करने वाले जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा जब कोई क्राइम किया जाता है, तो ऐसे क्राइम को हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट क्राइम कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न है, निम्न के संदर्भ में निर्जातीयता क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, आनुवांशिक और अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, आनुवांशिक राजनीतिक स्थिति और अर्जित आर्थिक विशेषताएं, आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, या फिर अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी, आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? M.S.A. राव, घनश्याम शाह, K.S. सिंह, S. फॉक्स यहाँ पर दिया गया है। पुस्तक का नाम है ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया। ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया ये किसकी हो जाएगी? ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया ये हो जाएगी K.S. सिंह की। ठीक है, K.S. सिंह की होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के शुट्स के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। बताएं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एक प्रश्न है आप सभी के लिए यहाँ पर कि सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक कौन है? ठीक है, सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। यहाँ पर जीवन, विश्व, अंतर, आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया? यहाँ पर पार्सन्स, मर्टन, W.E. मूर, जॉनसन यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? इस तरह से क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है परिस्थिति का? यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्सन्स, तो इन्होंने परिस्थिति तनाव की बात की है। ठीक है, परिस्थिति तनाव की बात इन्होंने की है। ये कॉन्सेप्ट इनका है पार्सन्स का। यहाँ पर मर्टन की अगर हम बात करें, परिस्थिति सकुल हो जाएगा। इसके अलावा स्टेटस सेट हो जाएगा ना, रोल सेट हो जाएगा, भूमिका सकुल, भूमिका सकुल हो जाएगा और भूमिका संघर्ष हो जाएगा, है ना।
इसके अलावा अगर हम प्रस्तुति क्रम की बात करें तो ये भी इनका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और यहाँ पर सही भी क्या है, आर.के. मर्टन ही है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न में से किसी एक को संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता। सर्वहाराकरण, बुर्जुआकरण, संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। बताएं सही क्या होगा यहाँ पर। संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता। संदर्भ समूह की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया है, संदर्भ समूह की बात किसने की है, हाइमन ने की है। ठीक है, किसने की है, हाइमन ने की है। समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की है, समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की है संदर्भ समूह की बात, तो समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की है, सदरलैंड ने की है। ठीक है, किसने की है, सदरलैंड ने की है समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात। सबसे पहले अगर ऐसे पूछा जाता है तो हाइमन हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। और संदर्भ समूह का सॉरी सदरलैंड नहीं है, मर्टन है। ठीक है, सदरलैंड नहीं है, मर्टन है। एक सेकेंड, रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, समाजशास्त्र में सर्वप्रथम संदर्भ समूह की बात किसने की है, मर्टन ने की है। और मर्टन ने इसके आधार कितने बताए थे, आधार कितने बताए थे, दो आधार बताए थे। एक तो इन्होंने आकांक्षा को बताया, संदर्भ समूह के निर्धारण का आधार क्या है, दो है, एक तो है आकांक्षा और दूसरा तुलनात्मक अभाव बोध। ठीक है, तुलनात्मक अभाव बोध या सापेक्षिक वंचना। ठीक है, सापेक्षिक वंचना, सॉरी यहाँ पर आपको गलत बता दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले संदर्भ समाजशास्त्र में सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप की बात, संदर्भ समूह की बात किसने की थी, मर्टन ने की थी। और ऐसे किसने की है, ऐसे पूछा जाता है, विकल्प में आपको मर्टन ना दिया गया हो तो आप हाइमन को टिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन होगा, आधुनिकीकरण होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, सर्वहाराकरण की अवधारणा किसने दी है, बुर्जुआकरण की अवधारणा किसने दी है, संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको इससे पहले जितने भी क्लासेस हुई हैं उनमें कभी ना कभी ये बताया जा चुका है। ठीक है, तो आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने यहाँ तर्क दिया है कि विद्यालय बच्चों को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पर दुर्खीम, पार्सन्स, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस यहाँ पर दिया गया है। विद्यालय बच्चों को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करते हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स ने समाजीकरण की कितनी बात की थी, कितने प्रकार समाजीकरण की बताए थे, इन्होंने दो तरह के समाजीकरण की बात की थी। एक तो प्राथमिक समाजीकरण है और दूसरा हो जाएगा द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण है और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीयक समाजीकरण हो जाएगा। ये दो तरह के सोशलाइजेशन की जो बात है ये किसके द्वारा की गई है, पार्सन्स के द्वारा की गई है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा संस्थाकरण की अवधारणा, ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है और द्वितीयक संस्था की अवधारणा भी पार्सन्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, निम्न में से किसने पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रियाओं के रूप में की थी। ऑप्शंस देख लीजिए, विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। जजमानी व्यवस्था की अगर बात आती है तो सर्वप्रथम जजमानी व्यवस्था की अवधारणा या जजमानी व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया था। कुछ इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है। या ये अवधारणा किसकी है ना, अवधारणा किस तरह से पूछा जाता है तो ये किसकी है, विलियम वाइजर की। विलियम वाइजर ने ही ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था। कॉन्सेप्ट भी देने वाले यही हैं, तो आप इनको बताएंगे। द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम कब आती है, 1936
6 में आती है द हिंदू जजमानी सिस्टम, और इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। ठीक है, प्रकार्यात्मक संस्था बताया था जजमानी व्यवस्था को, ये भी याद रखनी है आपको। और यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा विलियम वाइजर। अच्छा, इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है? करीमपुर पर। ठीक है, करीमपुर पर रहा है, करीमपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया था जजमानी व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में फार्म्स मूवमेंट की निम्न में से कौन सी मांग नहीं है? कृषि उपज की उचित कीमत, उर्वरक परिधान, भूमि का वितरण, बिजली परिधान यहाँ पर दिया गया है। फार्मर्स मूवमेंट की निम्न में से कौन सी मांग नहीं है? ठीक है, बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर भूमि का वितरण हो जाएगा। ठीक है, भूमि का वितरण हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बताएं, डेनियल थार्नर ने अपने वर्गीकरण में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया है? मालिक, जमींदार, किसान, मजदूर यहाँ पर दिया गया है। और आपकी जो वैकेंसीज अभी आई हुई हैं केवीएस की और एनवीएस की जो आई है, उसका जो एग्जाम्स है उसकी भी डेट अनाउंस हो गई है। ठीक है, ये आपको आपका जनवरी में होना है। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वे सभी कमेंट बॉक्स को चेक कर लिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। चलिए बताएं, डेनियल थार्नर ने अपने वर्गीकरण में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया है? मालिक, किसान, मजदूर की बात की थी, जमींदार की बात नहीं की थी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ निम्न में से कौन प्रबल रूप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। विकल्प ए है यहाँ पर वन उपज का एकत्रण तथा कृषि संबंधी मजदूरी कार्य, विकल्प बी है कृषि संबंधी मजदूरी कार्य तथा पशुपालन, सी है पशुपालन तथा वन उपज का एकत्रण, डी है घरेलू उद्योग तथा औद्योगिक मजदूरी कार्य। यहाँ पर क्या होगा? जनजातीय अर्थव्यवस्था, भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ निम्न में से कौन प्रबल रूप से संबंधित नहीं है? यहाँ पर सही क्या होगा? घरेलू उद्योग तथा औद्योगिक मजदूरी कार्य, ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी, या किसका विचार है? ऑप्शंस में यहाँ पर जे.एस. मिल्स, मैक्स वेबर, सैमुअल पी हंटिंगटन, इमाइल दुर्खीम यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा सैमुअल पी हंटिंगटन। ठीक है, और हंटिंगटन का ये भी कहना था कि जो युद्ध है ये देशों के बीच में ना होकर हमें संस्कृतियों के बीच देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जो वॉर होंगे, युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, वो देशों के बीच में ना होकर संस्कृतियों के बीच में होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? 1955, 1956, 1961 और 1973 यहाँ पर दिया गया है। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए हैं? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1955 होगा। ठीक है, 1955, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार पवित्रता का विचार, चाहे वह व्यवसाय या संस्कार संबंधी हो, जो कि जाति की उत्पत्ति का कारण माना जाता है, अस्पृश्यता के विचार और आचरण की आत्मा है? ऑप्शन देख लीजिए, मैडजन, अंबेडकर, घुरिये, बर्गल यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा?
यहाँ पर घुरिये होगा, ठीक है, घुरिये होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, घुरिये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? नेस्फील्ड के द्वारा दिया गया है। और जाति उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? होकार्ट एंड सेनार्ट के द्वारा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से सिद्धांत से संबंधित ये जो प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। और सबसे पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, घुरिये के द्वारा ही सर्वप्रथम जाति व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम जाति व्यवस्था का वर्णन किसने किया है व्यवस्थित तरीके से? तो आप घुरिये को बताएंगे, घुरिये के द्वारा किया गया है। और इसका जो वर्णन है, जो उन्होंने अध्ययन किया, उसका जो वर्णन है वो उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में दिया है, ठीक है, उसमें उसकी बात की है इन्होंने। ये उनकी पुस्तक है जो कि 1961 में आती है। और जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताओं की इन्होंने बात की थी। और ये 6 विशेषताएं एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। पहली तो है समाज का खंडात्मक विभाजन, समाज का खंडात्मक विभाजन हो जाएगी विशेषता। दूसरी हो जाएगी संस्तरण, ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी? संस्तरण विशेषता यहाँ पर हो जाएगी। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो भोजन व सामाजिक सहवास संबंधी, सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। फिर एक है विशेषता विभिन्न जातियों की धार्मिक व क्या था? सामाजिक, धार्मिक व सामाजिक निर्योग्यताएं या विशेषाधिकार, ठीक है, ये थी एक विशेषता। विवाह संबंधी प्रतिबंध था, ठीक है, विवाह संबंधी प्रतिबंध। और एक क्या थी विशेषता? पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, ठीक है। तो ये विशेषताएं थी, विशेषताएं दे दी जाएंगी, उसमें पहचानना होगा कि घुरिये के द्वारा किन विशेषताओं की बात की गई है और किन विशेषताओं की नहीं की गई है, ठीक है। तो समाज का खंडात्मक विभाजन है, संस्तरण है, भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है, विभिन्न जातियों की धार्मिक व सामाजिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार, विवाह संबंधी प्रतिबंध है और पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। ये सभी विशेषताएं, जो 6 विशेषताएं हैं, ये घुरिये के द्वारा दी गई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? साइमन कमीशन, संविधान सभा, नेहरू समिति या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किसके द्वारा सबसे पहले अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था? बताएं, किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन कब आता है भारत में? 1927 में आता है। और ध्यान रखेंगे आप, अगर विकल्प में साइमन कमीशन ना दिया गया हो तो भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, इसे आप टिक करेंगे, ठीक है, इसके द्वारा भी प्रयोग किया गया था। और साइमन कमीशन ने एक लिस्ट तैयार की थी, ठीक है, अनुसूचित जातियों की लिस्ट तैयार की थी, जिसमें 429 जातियों को अनुसूचित जाति बताया था, ठीक है। इस तरह से भी लिस्ट से जुड़ा हुआ भी प्रश्न आता है कि कितनी अनुसूचित जातियां उस लिस्ट में बताई गई थी, शामिल थी, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न भी आ गया कि साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितने दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे। यहाँ पर देखिए अभी बताया गया 429, तो विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में नारी विकास एवं कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? यहाँ पर 1975, 1976, 1978 और 1980 यहाँ पर दिया गया है। भारत में नारी विकास एवं कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? ये 1976 में बनाई गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक निर्योग्यताओं के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन देख लीजिए, सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से वंचित, संपत्ति संबंधी निर्योग्यता और सामाजिक संपर्क पर रोक। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर यहाँ पर संपत्ति संबंधी निर्योग्यता होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जनजातीय लोगों को व्यापारियों और बिचौलियों के शोषण से बचाने और उन्हें छिटपुट वन उत्पादों तथा अपनी जरूरत से अधिक कृषि उपज के लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसे ट्राइफेड के नाम से जाना जाता है, इसका गठन कब किया गया था? यहाँ पर देख लीजिए, विकल्प है 1986, 1987, 1988 या फिर 1989। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1987 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, महिला समृद्धि योजना का संबंध किससे है? बताएं, देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पे बताएं सही क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई, एम्ब्रॉयडरी और संबद्ध व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग मुहैया कराना, ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है, इनमें से किस रूप में वह जाना जाता है? यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, धन का प्रवाह सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत और सामाजिक कोशिका का सिद्धांत। बताएं। अच्छा, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसका है और सामाजिक कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है जनसंख्या से संबंधित? बताएं। यहाँ पर जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत होगा और ये किसके द्वारा दिया गया था? थॉमसन के द्वारा। ठीक है, थॉमसन के द्वारा दिया गया था, 1929 में ये दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताएं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? देखिए, कम पूछा जा रहा है। यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, तमिलनाडु, पंजाब, केरल, कर्नाटक। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर सही क्या होगा? केरल होगा। ठीक है, केरल होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।